हाय फ्रेंड्स, हेल्थ बस चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी जो आने वाली एग्ज़ाम है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और उसके आसपास के एमसीक्यू सारे देखेंगे। वीडियो पूरा देखना। क्वेश्चन नंबर 1, एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग हिज फेलियर एंड डिफिकल्टी बाय ब्लेमिंग अदर इज नॉन एज। इंडिविजुअली दूसरे व्यक्ति पे हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म्स हम यूज़ करते हैं कि दूसरे पे ब्लेम करना। ऑप्शन है रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशंस, डेनियल। तो हम सब समझ लेते हैं। पहले रिप्रेशंस का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अपने जो थॉट होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, जो ट्रॉमेटिक इवेंट होती है, वो अनकॉन्शियसली क्या करता है, सप्रेस कर देता है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेशंस। तो प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है, ब्लेम करना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, प्रोजेक्शंस। और सब्लिमेशंस का मीनिंग क्या होगा, सब्लिमेशंस यानी आपका जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल हो, आप उसमें क्या करते हो, दूसरी जगह पर स्पोर्ट्स में अपना बिहेवियर चेंज करके एक्सेप्टेबल मैनर्स में बिहेवियर आप यूज़ करते हो। जैसे आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप गुस्से को कहाँ निकलते हो, स्पोर्ट्स में निकलते हो या दूसरी जगह पर निकलते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशंस। डेनियल मतलब नकारना, किसी भी वस्तु को एक्सेप्ट नहीं करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेनियल। डिफेंस मैकेनिज्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन उनका 100% आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन, इन विच कंडीशंस द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सीन इज। किस परिस्थिति में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन है डियोडिनल एट्रेसिया, इंटोससेप्शंस, मेगाकोलन, पाइलोरिक स्टेनोसिस। हम सभी का देखेंगे तो हमारा आंसर रहेगा पाइलोरिक स्टेनोसिस। और डियोडिनल एट्रेसिया क्या है, डियोडिनल एट्रेसिया मतलब क्या होता है, तो डियोडिनम एट्रेसिया मतलब एब्सेंस और न होना और ब्लॉक होना। तो डियोडिनम क्या होना, एब्सेंस होना और ब्लॉक होना। इसका मतलब क्या होता है, डियोडिनम ब्लॉक होने से क्या होता है, आफ्टर बर्थ 24 to 48 आवर्स में स्टूल बच्चा पास नहीं कर सकता है, इसीलिए उसमें क्या होगा, बॉयलस वॉमिटिंग होगी। क्या होगी, बॉयलस। डियोडिनम में जब तक अपना खाना पहुँचे तब तक बाइल उसमें मिक्स हो जाता है, इसलिए कैसी होगी, बॉयलस वॉमिटिंग उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनएबिलिटी टू पास स्टूल, न्यूबॉर्न में म्यूकोनियम पास नहीं करना, इसकी वजह हो सकती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। वोमिटिंग 24 आवर्स आफ्टर बर्थ में देखने को मिलती है। और पुअर फीडिंग और टॉलरेट फीड एक सब किस में देखने को मिलेगा, हमें डियोडिनल एट्रेसिया में। और इंटूससेप्शन मतलब क्या होता है कि ये इंटेस्टाइनल, एक इंटेस्टाइन दूसरे इंटेस्टाइन में टेलीस्कोपिंग हो जाना। क्या होता है, टेलीस्कोपिंग हो जाना, एक दूसरे में घुस जाना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंटूससेप्शन। उसमें से कौन सा आंसर निकलता है, क्वेश्चन निकलता है दूसरा, इंटूससेप्शन में उसमें कौन सा स्टूल देखने को मिलता है, तो हमें जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है। और वो जेली लाइक स्टूल में क्या होता है, ब्लड मिक्स होता है और उसके साथ साथ म्यूकस मिक्स हमें देखने को मिलता है। उसके साथ एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पी जो देखने को मिलता है। जैसे हमें स्टोन का पेन देखने को मिलता है, कोलिकी पेन, ऐसा ही पेन हमें उसमें देखने को मिलता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस की आपने बात की, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हमें देखने को मिलती है। प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, फोर्सफुली वोमिटिंग हमें देखने को उसमें मिलती है। और वोमिटिंग होगा तो पेशेंट में क्या होगा, डिहाइड्रेशंस देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, और एब्डोमिनल स्वेलिंग भी देखने मिलेगी। और ओलिव शेप, हार्ड और ओलिव शेप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या देखने को मिलता है, हार्ड और ओलिव शेप हम एब्डोमन देखने को मिलता है। ठीक है, और सर्जरी पूछे तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में हम कौन सी सर्जरी कराएंगे, तो पाइलोरोमायोटोमी सर्जरी हम पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फेशियल पाल्सी इज ऑल्सो नोन एज। फेशियल पाल्सी को हम कैसे क्या जानते हैं, दूसरा नाम क्या है, अर्स पाल्सी, क्लम्की पाल्सी, बेल्स पाल्सी कि ब्रिकियल पाल्सी। तो हमारा राइट आंसर होगा बेल्स पाल्सी। ये अर्थ पाल्सी और क्लम्की पाल्सी में क्या होता है, जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस में इंजरी होने की वजह से ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो अर्थ पाल्सी में क्या होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस में खास કરીને जो हमारे आर्म और हैंड के जो मसल्स कंट्रोल होते हैं उसकी वजह से देखने को मिलता है। क्लम्की के अंदर याद रखना है,
C8 to T1 नर्व जो रूट होता है उसमें इंजरी होने की वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके वजह से पैरालिसिस हमें आर्म में या अपने हाथ में देखने को मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म एज द फिटल ब्लड वेसल्स लाइंग ओवर द इंटरनल ओस इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो फिटल ब्लड वेसल्स होती है, जो हमारे इंटरनल ओस कि जो है वजनल पार्ट में क्या होता है, एक इंटरनल ओस होता है जो सर्विक्स के पास होता है और एक्सटर्नल ओस होता है, ठीक है, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस। जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है ये कहाँ तक आ गया होता है, इंटरनल ओस के पास आ गया होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोड प्रोलेप्स, कोड प्रेजेंटेशंस, अकल्ट कोड प्रोलेप्स, ये वाजा प्रीविया। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये भी, तो उसके अंदर हमारा जवाब रहेगा वाजा प्रीविया। कोड प्रोलेप्स का मतलब जो कोड होती है अम्बिलिकल कोड वो बाहर निकल जाना, उसका बाहर आ जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, कोड प्रोलेप्स। कोड प्रेजेंटेशंस में जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, हम जब प्रेजेंटेशंस चेक करते पर ज़्यादा एग्जामिनेशंस करते हैं तो प्रेजेंटिंग पार्ट के तौर पर अम्बिलिकल कोड का होना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोड प्रेजेंटेशंस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द मोस्ट सूटेबल पोजिशन फॉर गिविंग एनीमा। एनीमा के दौरान हमें कौन सी पोजीशंस लेनी चाहिए, राइट लेटरल, लिथोटोमी, प्रोन पोजीशंस और लेफ्ट लेटरल, तो हमारा आंसर होगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स बाय। ऐसे कौन से एंटीसाइकोटिक सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से एंटीसाइकोटिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती है, जो एंटीसाइकोटिक सिम्टम्स को डिक्रीज करने के लिए। डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, और क्या करेगी वो एंटीसाइकोटिक ड्रग, क्या करेगी, इनहिबिटिंग प्रोडक्शंस ऑफ द एंजाइम मोनोएमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन, ब्लॉकिंग रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या करती है, जो हमारा डोपामाइन रिसेप्टर, स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, डोपामाइन इंक्रीज हो जाता है, तो हमें ये डोपामाइन का लेवल डिक्रीज करने के लिए हम क्या देते हैं, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, जो डोपामाइन की एक्शंस होती है ब्रेन के अंदर वो क्या करती है, ब्लॉक करती है। देखो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की प्राइमरी एक्शन क्या है, जो डोपामाइन रिसेप्टर होते हैं, D2 रिसेप्टर, कौन से, D2 रिसेप्टर को क्या करती है, ब्लॉक करती है, एक ये काम है, और दूसरा सीरोटोनिन रिसेप्टर मॉड्यूलेशंस करती है। इसमें क्या होता है, जो सेकंड जनरेशन ड्रग्स होती है उसमें क्या होता है कि एक एटिपिकल और टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है, उसमें जो सेकंड जनरेशन होती है जिसमें सीरोटोनिन एक्टिविटी होती है उसको ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है, जिससे हमारे मूड, एंग्जाइटी, कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं वो साइकोटिक सिम्टम्स कंट्रोल हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, विच एवी ब्लॉक इज ऑल्सो रिफर टू मोबिट्स 2। कौन से एंट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक को हम मोबिट्स 2 के नाम से जानते हैं। ए कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, बी सेकंड डिग्री है एवी ब्लॉक, सी थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, डी फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। तो हमारा सही आंसर होगा सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक। उसमें हम जानते हैं आगे सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होता है, तो मोबिट्स टाइप 2 सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक से हम जानते हैं, उसमें क्या होता है, पार्शियल ब्लॉकेज देखने को मिलता है। क्या पार्शियल ब्लॉकेज देखने को मिलता है, उसमें जो इम्पल्सिस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती है एट्रियम और वेंट्रिकल के दौरान, एट्रियम और वेंट्रिकल के दौरान जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मोबिट्स 2 के नाम से जानते हैं। और मोबिट्स 2 में क्या क्या होता है, तो बीट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, पीआर इंटरवल हमें कॉन्स्टेंस देखने को मिलता है, और पोटेंशियल और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक देखने को मिल सकता है। यदि ट्रीट न किया जाए तो क्या हो सकता है, A2 से 3 में, मोबिट्स 3 में कन्वर्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरापी। ECT की साइड इफेक्ट इमीडिएट पूछा है हमें, इमीडिएट साइड इफेक्ट कौन सी है, टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन्स, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशंस बोन, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एंड कार्डियक अरेस्ट, परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज। तो उसमें हमारा सही जवाब क्या होगा, टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड लॉस ऑफ फंक्शन। ECT बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्लेटी एंड बेनी ने उसकी खोज की थी, ठीक है। बिफोर ECT, ड्यूरिंग ECT और आफ्टर ECT क्या क्या हमें नर्सिस का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और हमें एंटी कोलिनर्जिक जो एट्रोफिन देते हैं, क्यों देते हैं, तो एट्रोफिन
जो सिक्रीशंस होता है, सिक्रीशंस को कम करने के लिए देते हैं। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड अफेक्शंस टेक प्लेस इन द स्टेज ऑफ ग्रुप डायनेमिक इज टर्म एज। ग्रुप डायनेमिक के अंदर जो हमें पर्सनल रिलेशनशिप और अफेक्ट इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, स्थापित करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? परफॉर्मिंग, फॉर्मिंग, नॉर्मिंग और स्टॉर्मिंग। ग्रुप डायनेमिक तो नॉर्मिंग में देखने को मिलता है। मोस्ट टाइप के क्वेश्चन से आरआरबी के एग्जाम के अंदर रिसर्च एजुकेशन में क्वेश्चन आएंगे, उस पर भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम ग्रुप डायनेमिक के स्टेज। ग्रुप डायनेमिक किसको बोलेंगे हम? कि जो ग्रुप होता है, जो ग्रुप के मेंबर होते हैं, उस मेंबर के बीच इंटरेक्शंस होता है, कम्युनिकेशंस होता है, और जो बिहेवियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप डायनेमिक, ठीक है। तो फर्स्ट जो ग्रुप की शुरुआत कैसे होती है? फॉर्मिंग से होती है। तो फॉर्मिंग में क्या होता है कि ग्रुप के जो मेंबर होते हैं एक दूसरे के साथ क्या होता है? मिलते हैं, ठीक है। क्या होता है? एक दूसरे के साथ वो मिलते हैं। और स्टॉर्मिंग में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। क्यों? सभी जो ग्रुप के मेंबर होते हैं, सभी के रोल्स अलग अलग होते हैं, ओपिनियन अलग अलग होते हैं। तो ओपिनियन और रोल की वजह से क्या होता है? सभी ग्रुप मेंबर के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है। वो कॉन्फ्लिक्ट किस में आएगा? स्टॉर्मिंग में आएगा, ठीक है। और नॉर्मिंग में क्या होता है? सभी जो ग्रुप के मेंबर होते हैं क्या करते हैं? अपनी नॉर्म्स और वैल्यू एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इस शेयर करने की वजह से क्या होता है? उनके द्वारा रिलेशनशिप मेंटेन होती है और अफेक्शंस मेंटेन देखने को मिलता है। और लास्ट होता है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग में क्या होता है? जो ग्रुप का जो गोल होता है, जो वर्किंग करके उनका जो गोल होता है, गोल को क्या करते हैं? अचीव करते हैं, ठीक है। और लास्ट होता है एडज्यूरिंग। एडज्यूरिंग में क्या होता है? जो टास्क उनका दिया गया होता है, वो टास्क क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है एडमिन का HML एनालिसिस मीन्स। HML का मतलब क्या होता है? एपिंग, मोल्डिंग एंड लोअरिंग एस्टिमेट, हाई, मीडियम एंड लो एस्टिमेट, हिराकी, मॉडरेट एंड लो एस्टिमेट, हाई मेडिकल लेबोरेटरी एंड इन्वेंटरी। तो उसमें क्या होता है? ये इन्वेंटरी क्या आता है, ठीक है। तो उसमें हमारा जवाब रहेगा हाई, मीडियम एंड लो एस्टिमेट। जो हम उसमें हम आगे पढ़ेंगे ABC एनालिसिस, ठीक है, FSN एनालिसिस, जो मोस्ट टाइम से हम आगे देखेंगे उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशंस रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलंटरी इन इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी इन वॉलंटरी मसल्स हम यूरिनेशंस पास आउट करते हैं। जो यूरिनेशन की प्रक्रिया होती है उसमें वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स इंक्लूड होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचरिंग प्रोसेस, प्रोस्टेट प्रोसेस, किडनी प्रोसेस, के ग्लोमेरुलर प्रोसेस। उसमें हमारा जवाब क्या रहेगा? मिक्सचुरेशन प्रोसेस। क्लियर? वॉलंटरी मसल्स में कौन कौन से मसल्स आते हैं? स्केलेटल मसल्स आते हैं, वो कंट्रोल कॉन्शियसली करते हैं, याद रखना। वॉलंटरी मसल्स में कौन आता है? स्केलेटल मसल्स। और इनवॉलंटरी मसल्स में कौन आता है? स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। वो क्या काम करते हैं? वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, याद रखना। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में। विच इज़ ए नॉट ए थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। नीचे दी गई उसमें से कम्युनिकेशन टेक्निक कौन सी नहीं है? ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग, रिफ्लेक्शंस, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। तो उसमें हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन 13, इन विच कंडीशंस ओरल पिल्स शुड नॉट बी गिवन टू अ वुमेन। किस परिस्थिति में हमें वुमेन को ओरल पिल्स नहीं देनी चाहिए? वजाइनल इन्फेक्शन में, अस्थमा में, हाइपरटेंशन में और मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम में। उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? जब पेशेंट या वुमेन हाइपरटेंशन की हो तो हमें कोई जातनी किसी भी OCP देने की ज़रूरत नहीं होती, वरना कॉम्प्लिकेशंस अराइज। विच इज़ द बेसिस ऑफ ABC एनालिसिस इन इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल में ABC एनालिसिस किस बेस पे है? क्रिटिकली ऑफ आइटम्स, एनुअल कंजप्शंस ऑफ वैल्यू, प्रोक्यूरमेंट डिफिकल्टी ऑफ आइटम्स, यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम्स। तो जो इन्वेंटरी कंट्रोल होता है, इन्वेंटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हमें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो मटेरियल हम लाते हैं, जो इक्विपमेंट और मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंटरी कंट्रोल। तो ABC एनालिसिस में क्या होता है? एनुअल कंजप्शंस ऑफ वैल्यू के बेस पे हम उसका बेस ABC एनालिसिस करते हैं, ठीक है। विच ड्रग्स इज प्रीफर्ड इन यूरिनरी एंड जेनेटल इन्फेक्शंस। जेनेटल एंड यूरिनरी इन्फेक्शंस में हम कौन सी ड्रग प्रीफर करते हैं? नॉर्फ्लॉक्सासिलिन, ओफ्लॉक्सासिलिन,
फ्लोक्सासिलिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन। उसमें हमारा सही आंसर होगा डी, सिप्रोफ्लोक्सासिन। द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड, तो टिश्यू में ऑक्सीजन न होना उसको क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया, एनोक्सिया, साइनोसिस के पची हाइपोक्सिया। ये तो मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, सबको आता ही होगा, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा डी, हाइपोक्सिया। इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, किस विटामिन को हम एस्कॉर्बिक एसिड से नाम से जानते हैं? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी के विटामिन ए, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा विटामिन सी। द मेटरनल मोर्टालिटी रेशियो इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, मेटरनल मोर्टालिटी रेशियो के जो रेशियो होता है उस कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम? 1000 लाइव बर्थ, 100 लाइव बर्थ, 10,000 लाइव बर्थ, 1 लाख लाइव बर्थ, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा मेटरनल मोर्टालिटी रेशियो जो होता है वो 1 लाख लाइव बर्थ पे हम डिनोट करते हैं। द ब्रॉडबैंड एरिया नंबर दैट कोरिस्पॉन्ड टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के लिए ब्रॉडबैंड एरिया के नंबर कितने होते हैं? 3, 17, 41 के 4, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा बी, 17। Which sampling could be effective during a sampling frame is difficulty to be identified in research, कि रिसर्च के दौरान हम जो सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग लेते हैं, उसमें कौन सी इफेक्टिव तो रहती है पर लेकिन डिफ़िकल्ट रहती है, तो कोटा, परमानेंट, पर्पसिव और स्नोबॉल, तो हमारा जवाब क्या होगा? स्नोबॉल। स्नोबॉल क्या होती है? ऐसी स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, इससे क्या होता है? हमें डिफ़िकल्टी होती है। सैम्पलिंग में हम पढ़ाएंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा। सैम्पलिंग में क्या होता है? 2 होती है, ठीक है, और उसके अलावा कोटा में क्या होता है, कन्वीनिएंट में क्या होता है, पर्पसिव में क्या होता है, तो हम सब देखेंगे आगे। क्वेश्चन 30 नंबर 1, विच इज़ अ मैक्रो मिनरल्स दैट बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली, ऐसा कौन सा मैक्रो मिनरल है बॉडी के अंदर, तो बॉडी को उसके लिए प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा? गोल्ड, लीड, सिल्वर, कैल्शियम, तो सभी तीनों तो बॉडी में होते नहीं है, तो हमारा जवाब होगा कैल्शियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कोज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज का मेजर कोज कौन सा है? एटोनिक यूट्रस, थ्रोम्बिन, प्रीएक्लेम्सिया, इनकोऑर्डिनेट यूटाइन एक्शंस, तो पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस का मतलब क्या होता है? यूट्रस के अंदर जो टोन होता है वो टोन कम हो जाना या न होना, ठीक है, इसकी वजह से पीपीएच होने के चांसेस रहते हैं। व्हाट इज़ द बेसिलस कालमेट यूरिन, बीसीजी क्या है? टॉक्सोइड, इम्यूनोग्लोबुलिन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन, तो बीसीजी हम किसके लिए देते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस चिल्ड्रंस में अथवा न्यूबॉर्न के अंदर ट्यूबरकुलोसिस चिल्ड्रंस में ना, उसके लिए क्या देते हैं? बीसीजी, बेसिलस कालमेट यूरिन, तो वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। एट बर्थ देते हैं हम, ठीक है, यदि बर्थ पे नहीं दे सकते तो हम उसको 1.5 महीने या 6 वीक पे देते हैं, फिर 10 वीक पे नहीं, अगर जन्म और 6 वीक पे हम देते हैं। यदि बीसीजी नहीं दी हुई है तो हम 1 ईयर तक उसको दे सकते हैं। विच कोज क्लिमफेल्टर सिंड्रोम्स, क्लिमफेल्टर सिंड्रोम्स क्या है? तो उसमें जो क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी है, तो किसकी उसकी क्या होता है उसमें? तो उसमें हमारा आंसर क्या होगा? किसकी कमी होती है? तो XXY हमें देखने को मिलता है। देखो, एक क्लिमफेल्टर जो सिंड्रोम्स होता है एक जेनेटिक कंडीशन है, उसमें क्या होता है? मेल बोर्न क्या होता है? एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम के साथ उसका बर्थ होता है, ठीक है, और उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? तो 2X क्रोमोसोम और YX क्रोमोसोम, ये XXY आपको याद रखना है, ठीक है। द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड, तो पंचायती राज में 3 टायर होने चाहिए, वो किसने रिकमेंडेड किया था? जयप्रकाश नरेन कमेटी, सिमोन कमीशंस, काका कालेलकर कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, तो उसके अंदर हमारा सही आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता कमेटी। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, कल डीप के साथ हम क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।